वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग 2022 जुलाई शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि SO2Cl2, ठीक है। इसको देखते ही बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएजेंट हो तो ध्यान रखना SO2Cl2 इसका रोल होता था कि OH हटा के, जहाँ भी अल्कोहल वगैरह हो इसको हटा के Cl लगा देता था, और SO2Cl2 का रोल होता था कि ये टूटता है SO2 प्लस Cl2। तो इसीलिए SO2Cl2 इसके साथ एग्जामिनर ने अगर हीटिंग या HNU लिखा है तो इसका दूसरा मतलब होता है Cl2 एंड HNU। ये मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने बता दिया कि कभी भी अगर ऑर्गेनिक में ये कॉम्बिनेशन मिले तो आपको ये रिएक्शन कराना है, यानी ClCl का एडिशन कराना है। तो खैर अभी तो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये रेलिवेंट नहीं है, रिएजेंट देखते ही इतनी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो मैंने बता दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि इसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ इन एसिडिक मीडियम, और ये दो एसिड मिल रहे हैं। अब 16 मोल NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिजल्टेंट एसिडिक मीडियम, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड इज। मान लो कि मैं मेंस के एग्जाम में बैठा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता। मुझे पता है H2SO4 के 1 मोल के लिए 2 मोल NaOH चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 2H प्लस देगा तो 2OH माइनस के लिए हमें 2 NaOH लेना होगा। और सिमिलरली HCl अगर है 2 मोल HCl है तो इसके लिए भी 2 मोल NaOH चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका x मोल एज्यूम कर लूँ तो इसके x मोल से ये x मोल बनेगा और ये 2x मोल्स बनेगा, और इसके 2x के लिए 2x मोल NaOH चाहिए, और इसके x के लिए यहाँ पे भी 2x मोल NaOH चाहिए। तो टोटल NaOH मेरे लिए आ जाएंगे 4x मोल्स, और इस 4x को मैं चुपचाप इक्वल कर दूंगा 16 के। इससे मुझे SO2Cl2 के मोल्स 4 मिल जाएंगे। मेरा काम ख़त्म हो गया। इतना ही करना है। लेकिन आप मान लो मैंने इतना फास्ट बताया, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ ना आए कि सर ये आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो मैं पूरा चीज़ लिख देता हूँ कि वही प्रोसेस है। SO2Cl2 को मैंने x मोल सेलेक्ट किया, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस x मोल के बेसिस पे मैंने H2SO4 और HCl दोनों के मोल्स फाइंड कर लिए। तो अब सिंस इसके 1 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो x से x प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली इसके 1 मोल से इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब x से इसके 2x मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब है H2SO4 के x मोल्स हो गए और HCl के 2x मोल्स हो गए। अब देखो रिएक्शन लिखते हैं। H2SO4 प्लस 2 NaOH, वही मैंने कहा था कि भाई इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, यही बैलेंस इक्वेशन होगा Na2SO4 प्लस 2H2O। तो अब सोचो इसका x मोल है तो ये कितने मोल्स होंगे। तो आप तुरंत कहोगे कि सर इसके 1 के लिए इसका 2 मोल चाहिए तो x के लिए 2x चाहिए। मैं कहूँगा भूल जाओ, इसके लिए NaOH आ गया 2x। सिमिलरली ये बैलेंस इक्वेशन HCl का है, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। अब इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए तो इसके बने हैं 2x मोल्स, ठीक है। ये रहा यहाँ पे 2x मोल्स, तो 2x के लिए इसका 2x चाहिए, तो फिर वही आ गया टोटल NaOH 2x प्लस 2x 4x आ गया, उसको 16 के इक्वल करके x4 निकाल दिया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने किया। अब उसके बाद कह रहा है इन अ बेस वर्सेस एसिड टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज इज प्रेजेंट एज। देखो भाई पहले तो देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज है क्या। दिस इज़ मिथाइल ऑरेंज, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मैं इसमें रेड कलर ले लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर है मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। ये डाइजो कपलिंग है, डाइजोनियम है, 2 बेंजीन लगा दो, उसके बीच में डाइजो कपलिंग कर दो। एक तरफ SO3Na लगा दो, एक तरफ N पे 2 मिथाइल लगा दो। इसमें दोनों बेंजीन रिंग बेंजीन के फॉर्म में है, इसीलिए इसको कहते हैं बेंजोनाइड फॉर्म, और ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। अब आप कहोगे सर एसिडिक लेंगे तो क्या होगा। मैं कहूँगा देखो ये होगा, इसका जो लोन पेयर है इधर बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कूद के इधर शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड कूद के इधर शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड कूद के इधर आएगा। इससे नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। और सिंस अब आप एसिडिक मीडियम में आ रहे हो तो एसिडिक मीडियम में भर के H+ है, तो ये जो नेगेटिव आया है नाइट्रोजन पे वो नाइट्रोजन का नेगेटिव एक H+ ले लेगा, तो इसलिए इससे H लग जाएगा। तो जो मैंने एरो बनाया उसके अकॉर्डिंग ये रहा, बॉन्ड बना दिया, और फाइनली ये फॉर्म आ गया एसिडिक मीडियम में। इसको कहते हैं क्यूनॉइड फॉर्म। तो बेंजीनॉइड एंड क्यूनॉइड फॉर्म। अब देखो इसने कहा क्या है कि आप बेस ले रहे हो उसको एसिड से टाइट्रेट करा रहे हो। ये लो, ये यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेस है। तो जैसे जैसे आप इसमें एसिड ऐड करते जाओगे, बेस ख़त्म होते 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 और एसिड डालोगे तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा। तब ढूंढो कि एसिडिक मीडियम में कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये फॉर्म एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यूनॉइड फॉर्म, इसीलिए क्यूनॉइड फॉर्म इज़ आवर आंसर। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल की बुक में दिया हुआ है, तो ये दोनों ही फॉर्म आप लिख लेना और इसको टाइम टू टाइम देखते रहना है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कह रहा है भाई इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा नहीं है, नॉट एग्जाम्पल।
तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करना है तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है एक ही स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। तो ये तो पहला है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो इधर -1 है, इधर ऑक्सीजन का फाइंड करो। तो O2 नेटिव फॉर्म में, तो ये हो गया 0, H2O -2। तो आप कहोगे सर ये -1 से -2 में इसका रिडक्शन हो रहा है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। और सर ये -1 से 0 में जा रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब एक ही स्पीशीज़, यानी ये ऑक्सीजन यही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यही रिड्यूस भी हो रहा है, और यही डेफिनेशन होता है डिस्प्रपोर्शनेशन का, कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। तो ये तो मैच कर गया। अब NO2 में यही काम करते हैं, नाइट्रोजन का निकालो, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ये +4 आ गया, इस साइड आ जाओ, यहाँ पे नाइट्रोजन का +5। मैं फास्ट, क्योंकि ये सब कॉमन से कंपाउंड होता है, पढ़ाते पढ़ाते हमें याद रहता है। आप निकाल लो, ये -2 ले लो, इसका +1 ले लो, इसका x ले लो, नेट सम को 0 करो, आ जाएगा। और यहाँ पे इट इज़ +3, तो यहाँ पे भी फिर वही हो रहा है, +4 से +5 में ऑक्सीडेशन, +4 से +3 में रिडक्शन, यानी ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। तो ये भी है, ये भी है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये नहीं है, ये तो हाफ सेल हो गया। यहाँ पे Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे Mn का +4 ऑक्सीडेशन। मैं मान के चलता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ रहा है, तभी आप मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को आप पहले लर्न कर लो, क्योंकि इतना बेसिक चीज़ें यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, इसका कोई ऑक्सीडेशन फॉर्म है ही नहीं। और दूसरा चीज़, Mn का हो भी नहीं सकता है, क्योंकि Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज़्यादा। तो ये सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये नहीं है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आ जाओ, फिर से ये आ गया, क्योंकि इस बार MnO4 नेगेटिव की जगह MnO4 2 नेगेटिव लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इसका कोई रोल नहीं होता है 3 का, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ये +6 है, यहाँ पे आ जाओ, ये +7, यही वाला मॉलिक्यूल यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे +4। यहाँ देखो +6 है +7, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए तो रिडक्शन, यानी इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है। कोई स्टूडेंट कहे सर ऐसे नहीं देख सकते, मैं नहीं भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में इस एरो को क्रॉस करना जरूरी है, इन दोनों का क्या देखोगे, ठीक है। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, तो एक ही निकल के आया C। अब देखो, पूछा तो इसने डिस्प्रपोर्शनेशन है, लेकिन मेरी आदत है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि रिडॉक्स के कितने टाइप होते हैं। तो देखो, रिडॉक्स के 4 मेन टाइप हैं: इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कम प्रोपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो मैंने अभी आपको समझा दिया। यहाँ पे एक दो और जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने लिख भी दिया, ये कैनिज़ारो है। कैनिज़ारो में हम एल्डिहाइड लेते हैं, इसके 2 मोल, इसमें से 1 मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और दूसरा मोल एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्कोहल देता है। तो ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, कैनिज़ारो। कैनिज़ारो याद रखना। और ये एक और एग्जांपल लिख दिया, Br2, ये रिड्यूस होकर Br- में जा रहा है, Br2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये रिड्यूस होकर Br- में, और ये ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे +5 में। तो देख लो, ये रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन H2O2 तो समझा ही दिया। कम प्रोपोर्शनेशन इसी को उल्टा करके लिख दो, जैसे ये देखो, मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए Br को I से रिप्लेस कर दिया, तो I- IO3 नेगेटिव गिव्स I2, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा, यानी उल्टे साइड से देखोगे तो आपको डिस्प्रपोर्शनेशन दिखे, तो उसको हम कहते हैं कम प्रोपोर्शनेशन। अगला, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स, नाम ही बता रहा है भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम में से एक ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। जैसे कि KClO4, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आप कहोगे सर ये +1 है, ये -2 है, मैं कहूँ हाँ, तो +1 और इसको x मान लो, तो +1 + x, और ये -2 है तो इंटू 4 करेंगे, -8 = 0 करके निकालोगे, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस साइड देखो, ये -1 में गया और ऑक्सीजन नेटिव फॉर्म में 0 में गया, तो आप तुरंत कहोगे कि सर यहाँ पे ये पूरा KClO4 है, इसी के 2 एटम में से एक जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है -2 में था, अब वो 0 में, यानी इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी जब एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम में से एक रिड्यूस हो और दूसरा ऑक्सीडाइज हो, तो ये हो जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। ऐसे ही ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है, इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी -2 है। अब आप रिएक्शन में देखो, सिल्वर Ag
प्लस से जीरो में चला गया, फ्री फॉर्म आ गया ना, नेटिव फॉर्म, तो ये जीरो में गया, ये रिड्यूस हो गया, और ये -2 से जीरो में गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। यानी Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का एक एटम रिड्यूस और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। और इंटरमॉलिक्यूलर नाम ही बता रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में से एक रिड्यूस और दूसरा ऑक्सीडाइज। जैसे Zn+H2SO4, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ये दोनों ही अलग अलग मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं, तो यही होता है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। तो चारों टाइप बता दिया, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है, द डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappears in the titration with oxalic acid in acidic medium. The overall change in oxidation number of manganese in the reaction is। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2+ में जाता है, एकदम रटा रटाया, तो ये +7 से +2 है, तो चेंज कितने का हुआ, 5 का, तो 5 विल बी द आंसर। लेकिन अब ये आ गया तो सिर्फ ऐसे काम नहीं हो सकता, अगली बार दूसरा आ जाए। तो लेट्स कंप्लीट ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको जानना है इन ऑर्डर टू क्रैक 99%। 1% मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, क्या पता कभी मेंस इधर उधर कुछ बाहर का पूछ दे। तो देखो क्या है, कौन कौन सा रिएजेंट है। पहला रिएजेंट है KMnO4, याद रखो। KMnO4 दो मीडियम में एकदम याद रखना है, एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे तो ये +7 है एकदम तय, +2 में जाता है एसिडिक मीडियम में, ये इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है +7, इसका +8 या +9 कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ये जब करेगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, यानी कम वाले में जाएगा। तो ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जाएगा अगर मीडियम एसिडिक होगा, और ये +4 में जाएगा अगर मीडियम न्यूट्रल या बेसिक होगा। ध्यान रखना, न्यूट्रल या बेसिक लिखे। एक और केस होता है, वो मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कॉमन नहीं है, पूछा नहीं जाता है। अगर स्ट्रांगली बेसिक होता है तो ये Mn+6, स्ट्रांगली बेसिक, बहुत भयंकर बेसिक, ठीक है ना, या फ्यूज़ फॉर्म में उसे कहा जाता है, तो वो +6 में चला जाता है। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, दो बेसिक लिख के, बेसिक आए सिंपल आपको +4 लेना है। ये IIT एडवांस ने भी +4 ही लेके पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। अब और क्या सर इतना जानने से काम हो जाएगा? मैं कहूँ कुछ और जान लो। जैसे ये NCERT के रिएक्शंस हैं, I- को जब हम KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो KMnO4 अपने आप को रिड्यूस करेगा, +7 से ये +2 में चला गया, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब अगर एसिडिक मीडियम है तो ये ऑक्सीडाइज होकर I2 में जाएगा, और अगर न्यूट्रल मीडियम ले रहे हो तो ये ऑक्सीडाइज होकर IO3 नेगेटिव में जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंस न्यूट्रल मीडियम हो गया तो Mn का भी यहाँ पे +4 में कन्वर्जन होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही सल्फाइड थोड़ा सा कॉमन है, इसीलिए इसको भी लिख दिया। अगर सल्फाइड होगा KMnO4 से ट्रीट करोगे तो सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में देगा। सल्फर का वाइट कलर का PPT होता है, और जो KMnO4 कोलाइडल सॉल्व बनता है, और KMnO4 ये वही अपना पुराना +7 से, सिंस मीडियम एसिडिक है तो +2 में जाएगा। तो पहला KMnO4 इतना याद रखो। उसके बाद K2Cr2O7, पहला चीज़ K2Cr2O7 दिखेगा तो मीडियम एक ही दिखेगा, ओनली एसिड एक, और कुछ नहीं, क्योंकि बेसिक में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बेसिक में ये K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। K2CrO4 यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है, लेकिन इस फॉर्म में सिर्फ एसिडिक में ही एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए इसका रिएक्शन एसिडिक में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलेगा। याद रखना है इसको आपको। अब आ जाओ, कभी भी इसका रिएक्शन मिले किसी के साथ भी, तो आपको क्या करना है, उस स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करना है और इसको रिड्यूस कर देना है +3 में। यहाँ पे ये +6 है, +3 में रिड्यूस होगा, और जो भी सामने वाला स्पीशीज़ है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी भी अगर आपको ऑक्सलेट मिल जाए किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी मान लो कह दे कि एक ऑक्सलेट है, उसको हमने ट्रीट किया K2Cr2O7 से, बस भाई रिएक्शन तय हो चुका है। डोंट फॉरगेट टू ऑक्सीडाइज ऑक्सलेट इनटू CO2, एंड K2Cr2O7 अगर काउंटर पार्ट है तो ये रिड्यूस होगा, और इसका तो एक ही डेस्टिनी होती है +3। अगर कह दे कि ऑक्सलेट को हमने KMnO4 से ट्रीट किया एसिडिक मीडियम में, तो क्या करना है, तो तुरंत लिखो C2O4 प्लस KMnO4 लिया है और मीडियम एसिडिक है, तो KMnO4 की फाइनल डेस्टिनी Mn2+ में होगी एसिडिक में, तो ये रिड्यूस हो चुका है और ये ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन का एक ही प्रोडक्ट है CO2। हो गया रिएक्शन, और ये लिखना मतलब 90% क्वेश्चन क्रैक हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं H2O2। ये एक ऐसा स्पीशीज़ है इंटरमीडिएट रेंज में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो -1 में, तो ये अपने आप को O2 में कन्वर्ट करके ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, और ये अपने आप को -1 से -2 में, -2 में अब वाटर भी लिख सकते हो या OH नेगेटिव भी लिख सकते हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने दोनों लिख दिया है। कुछ भी लिखो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ ना समझ में आए तो O2 माइनस लिख दो, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब होता है हमें कि करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। तो H2O2 अपने आप को रिड्यूस करके वाटर भी बना सकता है, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एकदम याद रखना है आपको। उसके अलावा एक थायोसल्फेट आयोडोमेट्री में मिलता है, इसको याद कर लो, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। कभी भी ये मिलेगा तो 2 ही रिएक्शन मिल सकते हैं और 99% यही मिलेगा। अगर I2 मिल जाए तो एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा Na2H2O3, और इस रिएक्शन का रट्टा लगा लो एकदम कि Na2H2O3 प्लस I2 क्या बनेगा, Na2S4O6 प्लस Na। बैलेंस करना होगा तो इसको ट्वाइस कर दो, बैलेंस हो चुका है अपने आप, और इसको एक ट्वाइस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको ट्वाइस करोगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 Na फ्री होंगे जो इसके साथ लग जाएंगे। एकदम रट्टा लगा लो कि अच्छा I2 मिलेगा तो मुझे ये ज़रूर मिलेगा, और बनाना क्या है मुझे, Na2S4O6 एंड Na। और एक और, इसको हम कमर्शियली हाइपो कहते हैं, हाइपो। पहले क्या होता था, जो फोटोग्राफिक प्लेट आती थी ना, नेगेटिव वाली रोल वाले आते थे, उसमें AGBR की कोटिंग होती है। तो जब एक बार फ़ोटो क्लिक कर लिया तो अब कुछ AGBR अनडिसोसिएटेड है, दोबारा लाइट में आएगा तो वो भी टूट जाएगा। तो इस अनडिसोसिएटेड AGBR को फिक्स करने के लिए, यानी हटाने के लिए, हम Na2H2O3 यूज़ करते हैं। वो इस AGBR के लिए, AGBR का रिएक्शन Na2H2O3 से जब होता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है Na3AgH2O3 और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सॉलेबल है, तो ये घुल जाएगा धीरे धीरे। जो भी AGBR था रिएक्ट नहीं किया है वो डिज़ोल्व होकर निकल जाएगा, उसको कहते हैं फिक्सिंग। तो पहले ही कमर्शियली बहुत यूज़ होता था, अब तो डिजिटल कैमरा आ गया तो ये आउटडेटेड हो गया, लेकिन ये रिएक्शन अभी भी पूछा जाता है। तो इतने आप एडिशनल रिएक्शन याद कर लो, हर बार ऐसे क्वेश्चन को तो आप क्रैक कर दोगे। तो देखो यहाँ पे वही दिया था, ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर पूरा रिएक्शन लिखने के लिए कहे तो ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, वही ऑक्जेलेट का भाई हो गया, बस हाइड्रोजन लग गया तो एसिड नाम दे रहे हैं। ये आ गया, KMNO4 आ गया। अब देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, मीडियम एसिडिक है तो KMNO4 की डेस्टिनी फिक्स Mn2+। और कभी भी ऑक्जेलेट हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो मैंने बता रखा है CO2 बनाना है, बना दो CO2। आप कहोगे सर हाइड्रोजन कहाँ गया, पोटेशियम कहाँ गया, मैं कहूँगा कि भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं है उससे, वो कभी आपका कुछ नहीं करेगा वो कहाँ गया, आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ इससे मतलब होता है जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कार्बन और Mn, इनका फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है। तो यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, +7 से +2, टोटल 5 का डिफरेंस, ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहे हैं 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है फिनोप्थलीन इज़ अ pH डिपेंडेंट इंडिकेटर। बिल्कुल सही है, यही नहीं, जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो pH डिपेंडेंट ही होते हैं। देखो पहले इंडिकेटर का मतलब समझो क्या होता है। इंडिकेटर इज़ अ स्पीशीज़ जिसका एसिडिक मीडियम में कुछ X कलर होगा और बेसिक मीडियम में कुछ Y कलर होगा। आप कह दो सर अगर वो कलरलेस ही रह जाए दोनों जगह पे, तो मैं कहूँगा फिर तो इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि कलरलेस रहने वाले हमारे पास 1000 कंपाउंड है, लेकिन एसिडिक में एक अलग कलर और बेसिक में एक अलग कलर शो करने वाले हमारे पास काउंटेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन है फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। इसीलिए सिर्फ वही इंडिकेटर के लिए क्वालिफाई करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है। इसीलिए पहला जो है कि इट इज़ अ pH डिपेंडेंट इंडिकेटर, एकदम सही है। ये तो हर इंडिकेटर के लिए, नॉट फॉर द फिनोप्थलीन, सभी के लिए करेक्ट है। pH बदलेंगे तो एसिडिक में अलग कलर, बेसिक में अलग कलर, तो कलर तो बदलेगा ही। अब अगला, एंड रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन एंड गिव्स पिंक इन बेसिक मीडियम। एकदम सही, यही है। ये एसिडिक में कलरलेस होता है, बेसिक में पिंक होता है। ये तो लैब वैब सब जगह कराया जाता है, बच्चों को पता होता है, ये फैक्ट बेस्ड है। अब उसके बाद पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब कह रहा है फिनोप्थलीन इज़ अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है, एंड इट डज़ नॉट डिसोसिएट इन बेसिक मीडियम। अब ये खुद देखो, ये आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये वीक एसिड होगा, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में कैसे डिसोसिएट नहीं करेगा? क्या एक एसिड और बेस को एक साथ रखें तो मारधाड़ नहीं करेंगे आपस में? तो अगर एक वीक एसिड को बेस में रखोगे तो डेफिनेटली डिसोसिएट होगा। हाउ इट कैन बी डज नॉट, ये लिख कैसे सकता है? ठीक है, आपको सर अगर मान लो ये स्टेटमेंट गलत हो तो मैं इसके कारण भी गलत है, और अगर ये पहले से ही गलत हो गया तो वैसे ही गलत हो गया। तो मिला जुला के दूसरा गलत, पहला करेक्ट, यही है। अब ये आ गया है तो इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि NCERT ने दिया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। पहला तो फिनोप्थलीन का प्रिपरेशन जानना है आपको, ठीक है, एकदम। ये बहुत बार मैंने बताया होगा बहुत जगह पे। थैलिक एसिड लो, थैलिक एसिड को जब आप हीट करोगे तो पानी निकलेगा, ये निकाल दो पानी, H2O, तो एनहाइड्राइड बन गया, ठीक है। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, थैली एनहाइड्राइड।
अब इसके बाद फिनॉल से ट्रीट करो, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि देखो ये एनहाइड्राइड है और ये फिनॉल है। फिनॉल को घुमा के इसके नीचे का जो H है ये मैंने यहाँ पे फ्रंट पे रख दिया H, और उसके बाद पानी हटा दो, तो इससे ये इस कार्बन से और ये भी इस कार्बन से कनेक्ट हो गया, ये रहा, यही है फिनॉप्थलीन। ठीक है ना, ये फिनॉप्थलीन है और ये जो स्ट्रक्चर है एसिडिक मीडियम है, क्योंकि अभी H+ इंटैक्ट है। बेस लोगे तो इस H+ को बेस खींचना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम है और ये होता है कलरलेस। जब आप बेस डालोगे इसमें, बेसिक मीडियम में आ रहे हो, तो ये H+ को खींच के बाहर, इस H+ को खींच के बाहर, और जैसे ही H+ खींच के बाहर इसने हटाया तो क्या होगा, ये H+ बाहर निकल गया, इस पर माइनस आ गया, ये माइनस अब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये टूट जाएगा। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O-, और इस H+ को भी हटा लेगा बेस। तो देखो क्या स्ट्रक्चर आ गया, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये सिंस टूट के O पे माइनस आ गया और इधर से भी हट गया। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बन गया ये बेसिक मीडियम में है। ठीक है ना, ये पिंक कलर है। तो इतना ही आपको याद रखना है। मैंने मिथाइल ऑरेंज का भी यहाँ पे मिला था तो बता दिया आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या फॉर्म होता है, याद रखना, बेंजेनॉइड एंड क्विनोइड फॉर्म। और यहाँ पे भी बता दिया मैंने, यहाँ पे चार्ज फॉर्म बेसिक मीडियम में है, न्यूट्रल फॉर्म एसिडिक मीडियम में है, एकदम याद रहना चाहिए। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब अगला क्या है, 20 ml ऑफ 0.02 मोलर हाइपो सोल्यूशन is used for the titration of 10 ml copper sulfate solution in the presence of excess of Ki। कह रहा है एक हाइपो, देखो अभी मैंने बताया था ना हाइपो, कभी भी हाइपो इतना याद कर लो, Na2S2O3 दो रिएक्शन, एक तो आयोडीन के साथ, दूसरा AgBr के साथ, ख़त्म, इतना याद रखना है आपको। अब देखो जरूर इसमें आयोडीन आ रहा होगा क्योंकि यहाँ दिख भी रहा है मुझे। तो अब कह रहा है 10 ml कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ Ki यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर द मोलैरिटी ऑफ Cu2+ इज़ फाउंड टू बी। इसने रिएक्शन दे रखा, देखो आयोडीन आ रहा है ना, और जब आयोडीन आया तो थायोसल्फेट आ गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। पहले मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि भाई जो चीज़ आपको निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो। तो आपको निकालना है मोलैरिटी ऑफ Cu2+, तो लिख लो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ Cu2+। तो आप कहोगे मोल्स ऑफ Cu2+ बाई वॉल्यूम इंटू 1000, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें आपको क्या पता है, तो आप कहोगे कि सर 10 ml हमें पता है, यानी ये चीज़ हमें पता है 10 ml, यानी अगर हमने मोल्स ऑफ कॉपर 2+ निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। तो बस कहानी ख़त्म। यहाँ से पहले मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से सबसे पहले आप मोल्स निकालो। तो मोल्स होता है वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, एकदम सिंपल। तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बिकॉज अपॉन 1000 को मैं मिली मोल्स लिख दूंगा, तो ये आ रहा है 0.2 0.4 0.4 मिली मोल। शुरू करते हैं यहीं से, तो ये 0.4 मिली मोल। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ Na2S2O3 बताया है, यहाँ पे इसने सिर्फ H2O3 2 नेगेटिव लिया है। मैं बिल्कुल ले सकता है, ये आयनिक कंपाउंड है, Na+ हटा दो। अब इसका अगर एक पार्टिकल लोगे तो इसका भी एक ही पार्टिकल आएगा, इसीलिए इसके एक मोल लेंगे तो इसका भी एक ही मोल आएगा, तो इसीलिए मोल्स बराबर हैं, इसीलिए मैंने 0.4 मिली मोल्स कर दिया। अब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका मतलब इसके 0.4 के लिए इसका 0.2 चाहिए। अब आयोडीन यहाँ पे 0.2 प्रोड्यूस हुआ है, तब आयोडीन से कॉपर 2+ को निकालते हैं, इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, तो इसीलिए 0.2 के लिए इसका भी 0.4 चाहिए होगा मिली मोल। लो भाई आ गया कॉपर 2+ का मोल्स, इसको पुट कर दो 0.4 मिली का मतलब होता है 10⁻³ मोल्स। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। और वही चीज़ फिर से मैंने लिख दिया दोबारा, अगर हाइपो है तो ये फॉर्मूला, ये दो रिएक्शन I2 और AgBr के साथ पता होना चाहिए आपको, और इसका स्ट्रक्चर तो खैर बता ही दिया मैंने। स्ट्रक्चर तो बहुत मस्त है, ये IIT एडवांस ने भी पूछा हुआ है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक चीज़ और, पहले तो था इसको O कर दोगे तो ये सल्फेट हो जाता है, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। अब एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फेट में सल्फ़र कर देते हैं तो ये थायोसल्फेट हो गया। अब इसमें इस सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और इस सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, याद रखना है इसको आप, दोनों का अलग अलग होता है, एवरेज 2 आता है। तो स्टोरी ओवर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन 7th, कह रहे 20 ml ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 सोल्यूशन इज़ यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml Fe2+। भाई इतना K2Cr2, पहले तो रिएक्शन लिखना इज़ अ मैजिक, ठीक है, इतना K2Cr2O7 है, और ये कभी भी रहेगा तो आप सीधे कह दो सर ये तो जाएगा Cr3+, वो बहुत बढ़िया, ये रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज होना होगा।
ठीक है। 10 ml Fe3+ इन एसिडिक मीडियम, द मोलैरिटी ऑफ, तो मैंने कहा ना जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। आपको सर मोलैरिटी निकालना है, मेरे को क्या चाहिए, तो आप कहोगे सर मोल्स ऑफ Fe2+ चाहिए, जिसका निकालना है उसके मोल चाहिए होंगे, उसका वॉल्यूम तो दे रखा है 10 × 1000। आप बोलोगे सर अगर हम मोल्स पता चल गया तो काम हो जाएगा, मैं बोल लो चुटकियों में करते हैं इसे। ठीक है, क्या करना है भाई, Fe2+ लिखो प्लस K2Cr2O7 लिख दो, गिविंग यू Fe3+। अब देखो ये 2+ है 3+ में, क्योंकि आयरन का 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में, 2+ एंड 3+, अस एंड इक, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बना दिया सारे मेटल्स का। तो ये ऑक्सीडाइज होके अपने इक फॉर्म में चला गया, मैंने +2 से +3 में, और ये रिड्यूस होके अभी जो मैंने बताया था Cr3+ में हो गया। अब इसके बाद आपको इसको बैलेंस करना है। पहला चीज़, पहले इसके मिली मोल्स बताओ कितने हैं, हाउ मैनी आर द मिली मोल्स। तो आप तुरंत कहोगे कि सर वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, वही पिछला वाला फॉर्मूला। मैं कहूँगा ठीक है, वो होगा कितना, तो ये फिर से आएगा 0.4। ये सेम ही क्वेश्चन लग रहा है क्या, वहाँ भी 0.4 ही आया था, नहीं लेकिन वो कंपाउंड अलग था, 0.4। तो मैं कहूँगा ठीक है, इसके 0.4 मिली मोल्स आ गए हमारे पास, मिली मोल 0.4 मिली मोल्स आ गए। बाकी फालतू की चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला काम करना है इसको बैलेंस, तो उसके लिए इसका एन फैक्टर निकालना है। देखो एन फैक्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो, आप मेरे स्टोइचियोमेट्री वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको ज़रूर देख लो, क्योंकि एन फैक्टर का मैं यहाँ पे मिनिमम वे में थ्योरी नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा डेडिकेट करना ही पड़ेगा। वो मेरा पूरा वीडियो देखना ही होगा आपको, और एक बार देख लो, लाइफ चेंजिंग है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ वो वीडियो देख लोगे आप, अगर इन केस नहीं देखा है तो। यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +3, तो एन फैक्टर निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस लो, तो +6 और +3 में 3 का डिफरेंस, और इसके एक मॉलिक्यूल में क्रोमियम के 2 एटम, तो 3 पहले के लिए और ऐसे ही 3 दूसरे वाले एटम के लिए भी होगा, तो इसलिए एन फैक्टर 6। इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, उनका डिफरेंस लो, तो आयरन यहाँ पे +2 में, इधर +3 में, डिफरेंस इज़ 1, तो इसका एन फैक्टर 1। अब बैलेंस इक्वेशन में 1 इसका कोफिशिएंट और 6 इसका कोफिशिएंट होगा, तो पता चल गया इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल चाहिए, तो K2Cr2O7 के मोल से 0.04 मिली मोल्स, 0.04, तो इसका मतलब 1 के लिए 6 चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 0.04, 24, 0.24 मिली मोल। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या था, मोलैरिटी, तो पुट करो अब यहाँ पे, तो मोलैरिटी इज़ 0.24/10 × 1000, कैंसिल हो गया 24। ये मोलैरिटी कुछ ज़्यादा आ गया, ओ एक गड़बड़ है, वही मैं कहा ना, कैलकुलेशन एरर हो गई मेरे से। ये मिली मोल था ना, मैंने इसको मोल्स की जगह पे पुट कर दिया, मिली मोल्स का मतलब मिली छोड़ दिया, -3 × 1000। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, और ये आ जाएगा 10⁻⁻1, यानी ये हो रहा है, अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है 100 10⁻⁻1, यानी ये 0.024 आएगा, 0.024 ये आएगा, और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने पे 2.4 आ जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द, अच्छा ये मैंने लिख दिया है किसके किसके, अस और एक, ये याद होना चाहिए सॉल्यूशन में किसका कौन सा फॉर्म होता है। आयरन +2 +3 में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए अगर +2 होगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो +3 में चला जाएगा। और अगर +3 को पूछे कि +3 को हम K2Cr2O7 से ट्रीट करें क्या होगा, तो भाई इसका तो कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, तो इसलिए किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते हैं। फिर आपको कैसे रिड्यूसिंग एजेंट से, मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये रिड्यूस तो हो ही सकता है ना, अपने से कम वाले में तो जा ही सकता है। तो ये आयरन का +2 +3, कॉपर का +1 +2, ऐसे मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, मरकरी, यहाँ पे देखो 2 मरकरी पे 2 प्लस चार्ज है, तो 1 मरकरी पे +1, तो ये एक्चुअल में Hg+1 है। एग्जिस्ट ये डाइमर के फॉर्म में करता है, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल क्लब होके, तो Hg+ क्लब करोगे तो Hg2 2+ हो जाता है। Sn2+, Sn4+, स्टैनस स्टैनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, Pb का +2 +4, एकदम याद रखना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रहे, दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसीलिए मेरी तो आदत ही है बार बार बताओ, मैं अभी बार बार पढ़ा के ही एक्सपर्ट बन पाया हूँ, तो वैसे ही बार बार बताओ। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें कह रहे 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, ए बी, कह रहा है पर मैग्नेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही है, ये D&F ब्लॉक में दिया हुआ NCERT ने क्या दिया है, KMnO4
इसके साथ H2SO4 ओनली फिट है, ठीक है, सिर्फ यही फिट है। KMNO4 के साथ अगर आप HCl यूज़ करोगे तो इनका आपस में ही रिएक्शन हो जाएगा और ये HCl को ऑक्सीडाइज़ करेगा, ये Cl2 दे देगा। तो इसलिए KMNO4 आप लेके चले हो कि भाई दूसरे से तुम रिएक्ट करो, ये जो एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए HCl ले रहे हो उसी से रिएक्ट कर जाएगा। एंड सिमिलरली KMNO4 के साथ HNO3 भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ना तो ये यूज़ करेंगे ना ये यूज़, क्योंकि HNO3 इज़ हिमसेल्फ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप मान रहे हो कि जो भी कंपाउंड है इसके साथ ऑक्सीडाइज हो, पता चला वो HNO3 भी उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करने लग गया, तो इसलिए इन दोनों को हम अवॉइड करते हैं। फिर कहानी आती है सर K2Cr2O7 के साथ क्या होगा। मैं कहूँगा K2Cr2O7 पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट HNO3 बट यू कैन यूज़ H2SO4 और HCl, इसको तो यूज़ कर सकते हो। और लॉजिक से मैं बताऊँ तो HNO3 भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर HNO3 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन NCERT ने लिखा नहीं है, इसलिए मैं अपने जजमेंट पे बता रहा हूँ कि इसके साथ HNO3 भी फिट नहीं होगा। बाकी कोई एसिड ले लो, एवरीथिंग इज़ फिट। H2SO4 HCl ये दोनों ही फिट है, HNO3 को तो ऐसे ही अवॉइड करते हैं हम। तो पहला जो स्टेटमेंट है नॉट यूज्ड, ये एकदम करेक्ट हो गया। क्लोरीन इज़ फॉर्म्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो बोथ आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। नाउ नेक्स्ट 9th पे आते हैं। कह रहा है 2 लीटर 0.2 मोलर H2SO4 इज रिएक्टेड विथ 2 लीटर 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ Na2SO4। देखो भाई फिर से इसका मोलैरिटी पूछ दिया, मोलैरिटी, तो मैं कहूँगा पहले तो फॉर्मूला लिख दो। तो आपको कि सर मोल्स ऑफ Na2SO4 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मैं कहूँगा अगर तुम 2 लीटर इसके और 2 लीटर इसको मिलाओगे तो वॉल्यूम तो 4 लीटर तय है, इसमें कुछ करो ही नहीं। अब सिंस ये लीटर में तो 1000 करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पूरी कहानी है कि मोल्स ऑफ Na2SO4 निकाल दो, काम हो जाएगा। तब ये तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे मोल्स निकालो। वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 होता है जब वॉल्यूम ml में होता है, यहाँ वॉल्यूम लीटर में है, तो आपको सिंपली वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी करना है। तो मोल्स आ जाएगा 0.4, यहाँ पे मोल्स कितने आएंगे, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी 0.2, इतने मोल्स आ गए। अब रिएक्शन क्या होगा, H2SO4 प्लस 2 NaOH, Na2SO4 प्लस H2O, यही रिएक्शन होगा। स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं, ये 0.4 है, ये 0.2 है, इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो 0.2 के लिए इसका 0.1 चाहिए, और है ये 0.4, यानी ये ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो इसका मतलब लिमिटिंग NaOH हो गया। तो NaOH के बेसिस पे प्रोड्यूस होगा। तो देखते हैं, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 0.2 से इसका 0.1 मोल प्रोड्यूस होगा। बस आप यहाँ पे 0.1 प्रोड्यूस कर दो, 0.1/4 0.025, ये आ गया। मिली मोलर पूछा है ना इसने, तो 25 आंसर आ जाएगा। मिली मोलर का मतलब है 10⁻³ अलग करो, तो 25 × 10⁻³ इसको लिख सकते हैं ना हम, 25 × 10⁻³ मोलर, और फिर ये मिली में चला जाएगा तो 25 मिली मोलर। तो 9th भी हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। 10th कह रहा है कंपाउंड X इज़ अ वीक एसिड, इट एग्जिबिट्स कलर at pH close to the equivalence point during neutralization of NaOH and CH3COOH. Compound X exists in ionized form in basic medium. Basic medium में ये ionized form में exist करता है, ये तो अभी मैंने बताया, ये फिनॉप्थिलीन की ही कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पहला चीज़, कुछ चीज़ और याद रखो, मिथाइल ऑरेंज इसका pH रेंज, जिस रेंज में कलर चेंज शो करता है, ये 3 to 5 होता है, और मिथाइल और फिनॉप्थिलीन इसका pH रेंज 7 to 5 होता है। तो देखो, सॉरी 7 to 9, 2 का अंतर होता है इनमें, तो 7 इज़ क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट होता है ना, पहला चीज़। दूसरा, ये आयनाइज फॉर्म में बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, अभी मैंने बताया था, मैं दोबारा उस स्लाइड पे नहीं ले जाना चाह रहा। ठीक है, मैंने बताया था एक बेंजीन थैलिक एनहाइड्राइड होगा, मतलब ये वाला याद करो, ऐसे था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O- था, और यहाँ पे कार्बन से 2 चीज़ अटैच थे, एक O- और एक यहाँ पे बेंजोनाइड फॉर्म था, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे O-, यही था। तो इसी के बारे में कह रहा है कि आयनाइज फॉर्म में बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, और ये फिनॉप्थिलीन की कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए ये फिनॉप्थिलीन।
बस इतना ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं बार बार हर अपने वीडियो के साथ बता रहा हूँ कि 2024 by the month of October my theory videos will be ready, and I'll launch all the theory videos in a very systematic way. तो टाइम तो लगेगा टिल अक्टूबर तक, बट आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे। ये मैंने अपने आप से कमिट किया हुआ है, मे से मैं शुरू कर दूंगा एंड बाय अगस्त, ठीक है ना, आई विल डन विद दिस। तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो इस चैनल को, यू विल गेट द कंप्लीट सर्विसेज। उसके बाद एक और मेरे दिमाग में है, लेकिन अभी मैं कमिट नहीं कर रहा, दैट इज़ जीरो टू हीरो सीरीज़। क्या होगा, कैसे होगा, वो बात की चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।